रूस यूक्रेन जंग का सबसे खौफनाक वीडियो। अब आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद ड्रोन की तबाही का ये वीडियो है। रूसी जवान ने ड्रोन को बंदूक से उड़ा दिया। ये देखिए राइफल की बट से ड्रोन को कैसे तबाह किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। तो ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, रूस यूक्रेन जंग का ये सबसे खौफनाक वीडियो। कैमरे में ड्रोन की तबाही का वीडियो, लेकिन कैसे इस ड्रोन को ढेर किया गया। दरअसल रूसी जवान ने ड्रोन को बंदूक से उड़ा दिया, राइफल की बट से ड्रोन को तबाह किया। ये देखिए आप, यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम किया। एक बार देखिए आप हुआ क्या था। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला हुआ है। भारी धमाके में उड़ा यूक्रेनी सेना का बेस। हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 3 सैनिकों की भी मौत हुई है। डोनेट्स्क के टोरस्को में विध्वंसक ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी सेना की 132वीं ब्रिगेड ने भीषण अटैक किया है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन के साथ आ गया है कनाडा। कुर्स्क में नेटो हथियार इस्तेमाल कर पाएगा। यूक्रेन को अपने हथियार इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कनाडा के लेपर्ड टैंक इस्तेमाल कर पाएगा यूक्रेन। कनाडा ने लेपर्ड टैंक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने इजाजत दे दी है। यानी कि अब नेटो को भी ये साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन जिस तरह से अंदर बढ़ रहा है, ऐसे में नेटो की भी उम्मीद रूस के खिलाफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें ताजा ये कि जो लेपर्ड टैंक है, जो आपको दिखा रहे, जो बेहद शक्तिशाली है, उसके इस्तेमाल की मंजूरी कनाडा की तरफ से दी गई है कि यूक्रेन अब अपने टैंक्स को कुर्स्क में भी उतार पाएगा। और आपको बता दें कि कुर्स्क में रूसी फौज पर हमले के लिए यूक्रेन को बड़ी मदद मिली है। और ये मदद नेटो देश कनाडा की तरफ से आई है। कनाडा ने यूक्रेन को कुर्स्क में अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। कनाडा की हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन कुर्स्क में कनाडा के लेपर्ड टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कर पाएगा। आपको बता दें कि कनाडा से यूक्रेन को 8 लेपर्ड टैंक्स मिले हैं, कई बख्तरबंद गाड़ियां मिली है और M777 होवित्जर तोप मिली है। अब जरूरी बात यह है कि कनाडा नेटो देश है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ है मौजूद स्टूडियो में। सुमित, एक तो इस खबर को लेकर पूरी डिटेल्स आपके पास क्या, और साथ ही जो इससे पहले एक मैंने सवाल छोड़ा था कि अब तो साफ नजर आ रहा है, चाहे ब्रिटेन हो कनाडा हो, ये सभी कैसे कुर्स्क की जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसे में तो जो रेड लाइन की बात की जा रही थी, वो तो तमाम हदें क्रॉस हो गई है। रूस क्या करेगा, कैसे जवाब देगा नेटो कंट्रीज को भी यूक्रेन के साथ साथ, यह बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए करुणा, सबसे पहले तो समझिए करीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस दोनों देशों के बीच में जंग को लेकर। आखिरकार ऐसा ऑफेंसिव ऑपरेशन अभी यूक्रेन ने कैसे चला दिया? आखिरकार ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज आ गई यूक्रेन के पास कि उसको इतना बड़ा ऑपरेशन उसने रूस की जमीन पे कर चलाया? निश्चित तौर पर इसमें नाटो की पूरी आप उसे कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, उनकी तरफ से सपोर्ट था, आर्म्स एंड एम्युनिशन थी, ट्रेनिंग थी, और इसी के बलबूते यूक्रेन ने कुर्स्क और बेलग्रेड के इलाकों तक अपनी रीच को सीधे तौर पर, जमीनी तौर पर वहां पर बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, आखिरकार ऑफेंसिव ऑपरेशन तो चला दिया, लेकिन अगर आप ऑफेंसिव ऑपरेशंस की स्टेज को या फिर एनिमी एरिया के अंदर घुसने के बाद आप सबसे 3 स्टेजेस के अंदर इसको बांटे। सबसे पहला है कि ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाना, दूसरा है उन इलाकों को होल्ड अप करके रखना, और तीसरा है होल्ड अप करने के बाद आगे बढ़ना, दुश्मन के इलाकों में आगे बढ़ना। यूक्रेन ने ऑफेंसिव ऑपरेशन तो चला लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा फॉल यूक्रेन का आ रहा है उन इलाकों को होल्ड अप करके रखना, क्योंकि अब रूस की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हो गया। रूस लगातार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से, अपने ग्राउंड फोर्सेस की मदद से उन इलाकों को उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेन के सोल्जर्स वहां पर सरेंडर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस इलाकों को होल्ड अप करना, और यही वजह है कि आप मानिए कि अगर रूस ने सारी नेगोशिएशंस को अब दरकिनार कर दिया, जो लगातार आप कह रहे थे पिछले 2 महीने से नेगोशिएशंस की बातचीत चल रही थी, दोनों तरफ से रह रहकर उसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा था, अब रूस ने उसको साइडलाइन कर दिया। वो इसलिए क्योंकि रूस जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर अभी बातचीत की टेबल पर बैठे तो निश्चित तौर पर उसमें पल्ला भारी यूक्रेन का होगा, और रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन कहीं से भी बार्गेनिंग पोजीशन पे आए। बहुत बड़ी बात आपने कही सुमित। और अब अगर तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इस कमेंट के लिए कि अगर यूक्रेन ऑफेंसिव रणनीति अपना रहा है तो क्या रूस डिफेंसिव रणनीति अपना रहा है? रूस को पता चल गया है कि वो इस मोर्चे पर कमजोर है, इसीलिए डिफेंसिव होना ठीक है, अपने आप का बचाव करना ठीक है।
नितिन, मैं इसमें थोड़ा एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। यूक्रेन अपनी पूरी फोर्स जो बची खुची है उसको अपनी फोर्स और नाटो के जो लोग हैं उनके साथ जो अटैक किया हुआ है, इसमें रशिया की समझदारी इसमें यही होगी कि इस फोर्स को वो ड्रॉ ना करने दे, बल्कि उनको सरेंडर कराए, उनके पीछे की सप्लाई लाइन बिल्कुल बंद करे ताकि इनको मार दे या खत्म कर दे। अगर ये जितनी फोर्स अंदर घुसी है, अगर रशिया इसमें सक्सेसफुल हो पाता है तो ये यूक्रेन और रशिया की अंतिम वॉर होगी, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। बिकॉज ये जितनी फोर्स है, जितनी बटालियन है जो बची हुई थी, फुल फोर्स से नाटो से मिलकर आगे बढ़ रही है। और कुर्स्क ऐसा एरिया है कि जहां पर हो सकता है कि आगे न बढ़ पाए और रुक जाए, और जहां अगर रशियन आर्मी उसको रोकने में और पीछे से सप्लाई लाइन बंद करने में और सक्सेसफुल होती है तो ये फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, या फोर्स ये मारी जाएगी। ये जो फोर्स अगर खत्म होती है या कमजोर पड़ती है तो यूक्रेन पर बहुत बड़ा घात होगा, और यूक्रेन और नाटो के लिए भी घात होगा। कितने आर्म्स और इतने जवान हमारे नुकसान हो गए। और ये इतिहास भी दोहराता है, यही जगह है जहां पर जर्मन की फोर्स पकड़ी गई थी, हारी गई थी। ये इतिहास दोहराता तो मुझे हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर सेम थिंग यहाँ रिपीट हो, लेकिन समय जरूर लगेगा और रशिया बिल्कुल ही निगोशिएशन उस पर नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन तिवारी सर अभी तो यही नजर आ रहा है कि 2.5 साल की जंग और जो कुर्स्क का ये जो रणभूमि है ये एक गेम चेंजर, टर्निंग पॉइंट साबित होती हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि यूक्रेन और जो नेटो कंट्रीज है वो इसे अपने हक में ले रहे हैं।